नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। पीएम मोदी एक छोटे से मिस क्या कर गए कि उसके बाद पूरी मीडिया में ऐसे चलाया जाने लगा है जैसे कि पीएम मोदी से हर व्यक्ति बार्गेनिंग करने के लिए पहुंच रहा है। हर जो नेता एनडीए का पार्टनर है वो जब मीटिंग में पहुंचा तो उसने यही प्रस्ताव रखा कि हमें ये कैबिनेट बर्थ चाहिए, हमें ये पद चाहिए, हमारे स्टेट के लिए ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहिए, हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। चिराग पासवान से लेकर एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार, सबके बारे में यही चर्चाएं की जा रही है। लेकिन ये निगेटिव पब्लिसिटी है, ये इंडी अलायंस के पार्टनरों का फेंका हुआ पासा है जिसके जाल में धीरे धीरे ये मीडिया फंस रही है और बार बार एक निगेटिव तरीके से पीएम मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कि अब क्या, अब तो इनकी सरकार की चाबी 3-4 पार्टियों के हाथ में है। लेकिन वो तथ्य को छिपाया जा रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे इन पार्टियों को, यानी जो बड़ी पार्टियां एनडीए के पार्टनर है, उसकी संख्या के आधार पर दूसरी पार्टियों का सहयोग लेकर उसके भूमिका को कमजोर कर रही है। इन तथ्यों की जानकारी नहीं दी जा रही है और इसलिए एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है। अगर बात करें कल की मीटिंग की, जिस तरीके से एनडीए की मीटिंग हुई, नीतीश कुमार आए, चंद्रबाबू नायडू आए और उनके साथ साथ एकनाथ शिंदे आए। सारी पार्टियां जो एनडीए के पार्टनर है उसके नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। लेकिन 3 नेताओं ने, यानी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे, इन तीनों ने मीटिंग में जो बात कही है उसके बाद विपक्षी खेमे में हलचल मचा हुआ है। इन लोगों के ऊपर दांव लगाने की कोशिश की जा रही थी और अब इनकी उन बातों के सामने आने के बाद जैसे ही पता चला कि अब ये लोग टस से मस नहीं होने वाले हैं, मीडिया में सांप सूंघ गया। अब ये बातें कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है कि चंद्रबाबू नायडू तो स्पीकर का पद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कैबिनेट में हमें 3 से 4 लोगों को मंत्री बनाने का अधिकार मिले। नीतीश कुमार क्या डिमांड कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे भी महाराष्ट्र के लिए रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं और साथ ही अपने मंत्री बनाना चाहते हैं अपने मन मुताबिक। लेकिन जो मीटिंग में चर्चा हुई उसमें न तो कैबिनेट की बात हुई और न ही इस बात की चर्चा हुई कि कौन समर्थन देगा, कौन समर्थन नहीं देगा, किस आधार पर समर्थन होगा, सरकार में कौन शामिल होगा, सरकार से बाहर कौन रहेगा। पूरी तरह से जो मीटिंग हुई है उसमें पीएम मोदी पर केंद्रित थी। सब लोगों ने पूरी तरीके से एक तरफा यह बात कही कि हम संसदीय दल का नेता चुनते हैं मोदी जी को और वही प्रधानमंत्री की दावेदारी करेंगे, सरकार का गठन होगा और शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके बाद सारी की सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है कि वो किसे मंत्री बनाते हैं, कौन सी बातें करते हैं, किन लोगों को कौन सा पद देते हैं और एनडीए के कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो एनडीए पार्टनरों के कोऑर्डिनेशन की बात हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तीनों को जिम्मेदारी दी गई कि आप पहले तो अपने सहयोगियों से पूरी तरीके से बातचीत करें। अलग अलग जगहों पर मीटिंग हो सकती है, आपकी जिम्मेदारी है कि इनकी बातों को सामने रखें, क्योंकि पीएम मोदी ये जानते हैं कि उनके सामने डायरेक्ट चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो अपनी दिल की बात नहीं कर सकते, वो सरेंडर करने के मूड में थे। लेकिन इन लोगों ने एक और बात कही और वो बात थी कि कैबिनेट की बात छोड़िए, विकास की बात सोचिए और आप जिन मुद्दों पर अभी तक चर्चा कर रहे हैं, जो भारत की विकास की बात है, उन बातों पर हम इत्तेफाक रखते हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कुछ और बातें बताई और उससे कांग्रेस के खेमे में एक और हलचल मची हुई है। उन्होंने एक एक करके बताया कि कैसे उनको अप्रोच करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। पहले तो केसी वेणुगोपाल ने अप्रोच किया और यह कोशिश की कि देखिए
इंडी अलायंस के साथ आप फिर से आ जाइए, क्योंकि आपने 2018 में जो एनडीए को छोड़ा था, उसके बाद हम लोग ये सोच रहे थे कि आप किसी भी तरह से इस गठबंधन का हिस्सा हो, और फिर से जब आपके और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ तो उस समय भी इस बात की संभावना थी कि जब चुनाव परिणाम आएगा तो उसके बाद आपसे अप्रोच किया जाएगा। अभी सरकार बनाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर उनके सहयोगी के तौर पर आप सरकार में शामिल होंगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर कमजोर होगी। लेकिन हमारे पास जो इतनी पार्टियों का सहयोग है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है, उसके पास भी 99 सीटें हैं। मतलब ये जो सीटें हैं, इसमें जो सारी पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर अपनी बातें रख सकती है। एक तरह से ये गठबंधन जो होगा जिसमें किसी पार्टी का डोमिनेंस नहीं होगा, हर पार्टी अपने स्तर पर इसके साथ जुड़कर काम कर सकती है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी होगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आप सरकार में शामिल होते हैं तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अभी 240 सीटों पर जीत चुकी है, और जो बहुमत साबित करने के लिए चाहिए 272 प्लस सीटें, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा समस्याएं अगले 6 महीने के बाद नहीं होगी। इसलिए किसी भी तरीके से अभी सरकार बनाने से रोके। चंद्रबाबू नायडू ने ये ऑफर की बात की, और उसके बाद एक और बात जो चंद्रबाबू नायडू को स्टालिन के माध्यम से पहुंचाया गया था, यानी जब कांग्रेस का अप्रोच फेल हो गया तो फिर साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया की बात की जाने लगी, और फिर स्टालिन को भेजा गया चंद्रबाबू नायडू को बधाई देने के लिए गुलदस्ता लेकर पहुंचे, और फिर साउथ नॉर्थ डिवाइड की बात करने लगे कि देखो अभी जो साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी फिर भी कमजोर है। कर्नाटक और तेलंगाना की बात छोड़ दें तो और जगह पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी काफी कमजोर है। अगर साउथ इंडिया की पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के बदले इंडी अलायंस के साथ जुड़े तो साउथ इंडिया का एक पैकेज हमें मिल सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी में नॉर्थ इंडिया का डोमिनेंस है। लेकिन इन दोनों बातों पर चर्चा हुई तो चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर कह दिया कि ये प्री पोल गठबंधन है, और आंध्र प्रदेश के लोगों ने यह मान लिया है कि सरकार जब गठबंधन में रहती है, और जब वहां एनडीए की सरकार के साथ हम थे 2014 से 18 तक, तो उस समय भी आंध्र प्रदेश का विकास तेजी गति से हो रहा था। यहां तक कि अमरावती का प्रोजेक्ट जो है वो भी बीच में रुक गया, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन जगन मोहन रेड्डी का उतना नहीं हो पाया, वो अपने ही ख्यालों में मगन रहे। अभी हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरा करना है, और जिस स्पेशल स्टेटस की बात हम कर रहे थे और 2018 में जिस बात के लिए छोड़े थे, वो चीजें अब पुरानी हो गई। स्पेशल स्टेटस मतलब स्पेशल फंड देने की बात हो रही है, और अभी हमारा ध्यान आंध्र प्रदेश के ऊपर है। केंद्र में हम कोई बार्गेनिंग करने वाले नहीं हैं। ये चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये बातें तो कही गई, लेकिन हौसला भी बढ़ाया गया कि अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और इसलिए अभी एकजुटता को खत्म करने का कोई सवाल नहीं उठता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों के बीच के कोऑर्डिनेशन भी अच्छे रहे, और दोनों ने पूरी तरीके से पीएम मोदी को आश्वस्त किया कि आप इस बात के लिए चिंता मत कीजिए कि हम लोग फिर से कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे और इंडी अलायंस की सरकार बनेगी या आपकी सरकार कोई खतरा होगी। लेकिन इसके बावजूद जब एकनाथ शिंदे ने जो बात कही है वो इन लोगों से भी ज्यादा बड़ी है, और एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र की राजनीति का रिपोर्ट दिए, भले ही देवेंद्र फडणवीस इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पूरे महाराष्ट्र की स्थितियों को देखिए, वहां पर जो मार्जिन रहा है जीत हार का वो हर सीटों में बहुत कम रहा है। भले ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, उसके पीछे का कारण दूसरा हो सकता है, उसमें गलती शिंदे गुट की भी है, हमारी भी गलती है, क्योंकि जो शिवसेना के नाराज लोग थे जो हमारे साथ आए, उन लोगों ने जहां हमारा कैंडिडेट था उसे तो पूरी तरह से समर्थन दिया, लेकिन उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये बातें घर कर रही थी कि शिवसेना जो टूटी है उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, और इससे शिंदे गुट के जो हमारे गुट के
जो शिव सैनिक थे वो भी भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी नाराजगी दिखाते रहे, क्योंकि उनके दिमाग में यह चलता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ही शिवसेना दो टुकड़ों में बटी है। लेकिन फिर भी शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे के बदले एकनाथ शिंदे के शिवसेना पर भरोसा किया है, और इसी का परिणाम है कि अभी उद्धव ठाकरे हारे हुए हैं। उद्धव ठाकरे की जीत की बात नहीं की जा सकती है। 18 सीटें पिछली बार थी, इस बार केवल 9 सीटें हैं और हमारे पास भी 7 सीटें हैं। अगर ये पूरी स्थिति को देखें तो अभी भी ऐसा नहीं है कि शिवसेना के जो सांसद हैं वो इस बात के लिए मानते हैं कि उनकी जीत में भूमिका एनसीपी और कांग्रेस की है। उनकी जीत में भूमिका उनकी नहीं है, बल्कि शिवसैनिकों की है, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी है, कुछ दूसरी पार्टी के लोगों के लिए भी है। जहां पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना था, वहां पर कुछ हमारे साथ आए, कुछ उनके साथ आए, और ये जो वहां पर कुछ असंतुष्ट मराठी थे जिन लोगों ने आंदोलन किया था, उसके भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव पड़ा। इसलिए इन सारे मसलों पर बातचीत होनी चाहिए और आगे विधानसभा चुनाव के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अभी सरकार को लेकर आश्वस्त रहिए, क्योंकि अभी अप्रोच जितने उन लोगों के तरफ से किया जा रहा है उससे ज्यादा उन लोगों के पार्टियों में, विपक्षी खेमे में भगदड़ मची हुई है। और हर पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर 8-10 पार्टियों को छोड़ दें जो मुस्लिम डोमिनेटेड पॉलिटिक्स करती है, जो मुस्लिम सपोर्टिंग पॉलिटिक्स करती है, तुष्टिकरण की राजनीति करती है, उन पार्टियों को छोड़ दें तो सब आपके साथ आने के लिए तैयार है। 2 पार्टियां जो राजस्थान की है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या भारतीय आदिवासी पार्टी, दोनों को 1-1 सीटें हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां अभी इंडी अलायंस के साथ नहीं है। 234 का आंकड़ा जो इंडी अलायंस का दिखा रहा था वो घट के 232 हो गया है। दोनों पार्टियां ये देख रही है कि मोदी जी के तरफ से अगर हरी झंडी मिलती है, हम उनके साथ उनकी सरकार में शामिल हो सकते हैं। यहां तक कि अकाली दल के पास अब कोई विकल्प नहीं है। वो 2 चुनाव बैक टू बैक अकेले लड़के देख चुके हैं और एक ही सांसद थे, लेकिन एक मोरल सपोर्ट है। अकाली दल फिर से वापस आने के लिए तैयार है। इन बातों के लिए अभी अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे लोग, जेपी नड्डा जैसे लोग अभी इनके ऑप्शन को तलाश रहे हैं कि कैसे, किस तरीके से अगर हमें जरूरत पड़े तो इन पार्टियों का सपोर्ट लेना चाहिए। 4 पार्टियां अभी विपक्षी खेमे की है जो पीएम मोदी के साथ जुड़ चुकी है इनडायरेक्टली, लेकिन अभी चूंकि एनडीए के पार्टनर के पास सब मिलाकर बहुमत से ज्यादा सीटें हैं, इसलिए अभी इस कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहते हैं कि किसी तरीके से वहां पर ऐसे किसी पार्टनर को लगे कि हमारे अलावा दूसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी तलाश रहे हैं। लेकिन स्थितियां स्पष्ट है। अभी इंडी अलायंस की बैठक में सीधे तौर पर कह दिया, किसी ने यह नहीं कहा कि हम सरकार बनाने के लिए थोड़ी पहल भी कर सकते हैं। इंडी अलायंस की बैठक में सिर्फ यही चर्चा होती रही, हम एकजुट होकर अपोजिशन में कैसे बैठे, कैसे मुसलमानों को खुश करें, कैसे संसद में ये फिर से जातीय सर्वेक्षण का मुद्दा उठाएं, ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा उठाएं, ओबीसी के अधिकारों को ज्यादा बढ़ाने की बात करें। क्योंकि अभी इन लोगों के दिमाग में चल रहा है कि देखिए, जो नैरेटिव क्रिएट किया गया था उसी नैरेटिव क्रिएशन के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी थोड़े से कम मार्जिन से जीती है, यानी कि हार की तरफ रही है इनके अनुसार। लेकिन फिर भी अभी जो सारे रिपोर्ट आ रहे हैं, 92 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उसके मार्जिन को देखा जा रहा है, असेंबली सेगमेंट को देखा जा रहा है, और जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, दिख रहा है वोट शेयर में अंतर नहीं है। ये लोग को चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। भले ही ये बात अलग है कि 8 से 10 हजार, 10 से 20 हजार के मार्जिन से जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन सीटों का आकलन किया जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी सीट हैं, जैसे संजीव बालियान की सीट जो है, वहां पर भी 20,000 वोट से ही हार हुई है, और ये हार हुई है वो केवल एक असेंबली सेगमेंट में लीड कम होने के कारण, जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। थोड़ा सा
परेशानी थोड़ी हुई और उस स्ट्रेटजी पर फिर से चर्चा की जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी बैक टू बैक बैठ के कर रही है और बीएल संतोष भी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी कर रहे हैं। लेकिन स्थितियां ऐसी अनुकूल है कि इन विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने एक दिन के अंदर ही सरेंडर कर दिया। इनको लगने लगा है कि अब जरूरत अपने गठबंधन सहयोगियों को इकट्ठा रखना, अपने पार्टी के नेताओं को इकट्ठा रखना है, क्योंकि मोदी की सरकार तो बन गई है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन लोगों को बचा के रखो ताकि ऐसा ना हो एक एक करके इंडी अलायंस के पार्टनर ही साथ छोड़ते चले जाएं और उसके बाद हमारे हाथ में कुछ न बचे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।